हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विथ तुषार इस यूट्यूब चैनल पर। देखो भाइयों, हम अब तक सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ बहुत सारे पीवाईक्यू जो है या उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने वाली है। इस वीडियो को स्किप मत करिए, ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी तरफ। ओके, तो चलो देखो, हमें क्या देखना है पहले कि राइबोसोम या पॉलीराइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। बराबर है, हमको पता है कि सेल रहता है, सेल के अंदर बहुत सारा सब्सटेंस रहता है, खचाखच भरा रहता है। सेल को बाहर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए मतलब बहुत परमिशन लेना पड़ता है। सारे सेल ऑर्गेनेलिज है, उसके अंदर हमको ये क्या देखने को मिलता है। देखो क्या होता है, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तो देखो राइबोसोम हम वहां हमको देखने को मिलते हैं और इंक्लूजन बॉडीज। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं जो हमको आज पढ़ना है। देखो, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल। अगर हम किसकी बात करें, हम अगर बात करें किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, तो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हमें एसोसिएट होते हुए दिखाई देते हैं। ओके, फिर देखो, दे आर अबाउट 50 टू 20 नैनोमीटर। उनका जो साइज रहेगा, जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर रहेगा। ये हमको ध्यान में रखना है। जो भी राइबोसोम है या पॉलीज बॉडी है सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो जो साइज है वो है 50 टू 20 नैनोमीटर। आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स 50s एंड 30s। कहां से बनेंगे, ये बनेंगे 50s और 30s, और ये क्या बनाएंगे, 70s बनाएंगे। अब ऐसा क्यों, देखो कि जनरली हमें क्या लगता है कि 50 प्लस 30 तो 80 होना चाहिए, बराबर है। लेकिन यहां एक जो यूनिट है उसका नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। तो स्वेडबर्ग यूनिट क्या नहीं होता है, वो एडिटिव नहीं होता है, ऐड नहीं होता है। इसकी वजह से 50s प्लस 30s कितना होता है, 70s हम इसे कंसिडर करते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसके अंदर 70s है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। जो बहुत सारे राइबोसोम हैं एक ही एमआरएनए के ऊपर अटैच रहते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम बोलते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। एक एमआरएनए है, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आकर बैठते हैं, एक चेन का निर्माण करते हैं, उसी हम चेन को क्या बोलेंगे, पूरा पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ये हमको ध्यान में रखना है। द राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। तो फिर जो भी ये राइबोसोम क्या करते हैं, पॉलीजोम वाले, इनको ट्रांसलेट किया जाता है एमआरएनए में, क्योंकि हमें पता है एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, और इनको प्रोटीन बनाना होता है। तो इनके लिए वो ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है, इससे हमें समझते हैं। अब देखो कि इंक्लूजन बॉडी क्या रहता है। जैसे घर है, घर के अंदर बहुत सारी ऐसे चीजें पड़ी रहती है, वैसे सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारी चीजें हमको दिखाई देती है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। तो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो जो भी फूड मटेरियल रहेगा, कोई भी मटेरियल रहेगा जो रिजर्व रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको हम क्या कहेंगे, इंक्लूजन बॉडीज कहेंगे। ये किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, अगर हम बात करें, देखो दिस आर नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ये किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे है नहीं, तो होते कहाँ है वो, देखो दे एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। उनको अनुमति है, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हमें आजकल सभी बच्चों को या स्टूडेंट्स को अनुमति है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, ये करने की अनुमति जैसे हमको घर वाले देते हैं, ऐसा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। वैसे इंक्लूजन बॉडी को कहीं भी रहना है साइटोप्लाज्म में, ये अनुमति साइटोप्लाज्म का जो सेल है या मेन सेल है वो हमें देता है।
कौन सा रिजर्व मटेरियल हमको देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो ग्लाइकोजन है, या हम बोलेंगे फॉर क्या बोलेंगे, देखो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बोलेंगे, ये भी ध्यान में रखो। साइनोफाइसिन है ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये तीन मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमको दिखाई देते हैं। कौन कौन से? फॉस्फेट मॉलिक्यूल होंगे या फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होंगे, साइनोफाइसिन मॉलिक्यूल्स होंगे, और कौन से ग्रैन्यूल्स होंगे? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। इनके ऊपर हमको क्वेश्चन आता दिखाई देता है, बहुत महत्वपूर्ण है। Gas vacuoles are found in the blue green and purple green photosynthetic bacteria। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें, देखो ब्लू ग्रीन भी है, पर्पल वाले हैं, जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक। अब ग्रीन फोटोसिंथेटिक मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन फोटोसिंथेटिक। पर्पल वाला है, ब्लू वाला है, इसके अंदर हमको गैस वैक्यूल्स दिखाई देते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करेगा, एक्सचेंज करेगा। ओके, अब देखो कि प्रोकैरियोटिक सेल का तो हो गया। हमने इससे पहले देखा था कि सेल रहता है, एक बैक्टीरिया टाइप रहता है जिसको फ्लैजेला वगैरह मूवमेंट के लिए रहता है, 70s राइबोसोम है, पॉलीराइबोसोम है। अब मेन सेल की तरफ हम आने वाले हैं, जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। क्या नाम है भाई? यूकैरियोटिक सेल। इसको यूकैरियोटिक क्यों नाम दिया गया? देखो, इसको यूकैरियोटिक क्यों नाम दिया गया, हमको ध्यान में रखना है। चलो, यू मतलब क्या? यू मतलब ट्रू, ओके, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर हमको ट्रू न्यूक्लियस दिखाई देता है। और हम क्या कह सकते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके लिए हमको क्या कहना पड़ेगा फिर? जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हमने देखा था कि न्यूक्लियोइड के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसा पाया जाएगा? वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा, ये हमें पता है। तो उस फॉर्म को कौन कन्वर्ट करेगा या बनाएगा? जो भी मेम्ब्रेन, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वहां हमको ट्रू न्यूक्लियस दिखाई देता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ध्यान में रखो, यूकैरियोट्स इंक्लूडेड ऑल द प्रोटिस्ट आता है। अब कौन नहीं आएगा? मोनेरा सिर्फ नहीं आएगा, बाकी सारे जो भी है वो यहाँ आते हैं। प्रोटिस्ट है, प्लांट्स है, एनिमल्स है और फंगी। जैसे हमें 5 किंगडम सिस्टम पता है। कौन सा वाला किंगडम सिस्टम? 5 किंगडम सिस्टम। क्योंकि अब हम मोनेरा की बात करेंगे तो देखो, मोनेरा तो कहाँ चला गया? क्योंकि प्रोकैरियोट्स को ही हम क्या बोलेंगे? जनरल मोनेरा बोलेंगे, सारे बैक्टीरिया वहां होंगे। लेकिन हम बाकी 4 की बात करें तो ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलिज्म ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल का अगर हम साइटोप्लाज्म देखेंगे तो इसे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हमको दिखाई देते हैं। फिर चाहे न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीजोम है, ऐसे बहुत, लाइसोसोम है, ऐसे बहुत सारे वैक्यूल्स वगैरह, बहुत सारे हमको क्या दिखाई देते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवलप। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, या बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमको न्यूक्लियर एनवलप वहां पाया जाता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक नाम दिया गया है। ओके, अगर हम बात करें देखो कि और क्या है इसके अंदर, किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इन एडिशन टू यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। अगर हम किसकी बात करें, देखो अगर हम बात करें अमीबा की, किसकी बात करें? अमीबा। अमीबा क्या होता है पता है हमें? यूनिसेलुलर है। फिर हम किसकी बात करेंगे? पैरामीशियम है, बराबर है, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ओके, तो देखो इनके अंदर कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं? अगर हम बात करें अमीबा तो इसके अंदर होता है सुडोपोडिया, बराबर है। अब इसको सुडोपोडिया क्यों कहेंगे? क्योंकि सुडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स। तो इसके अंदर होने वाले जो भी लेग्स है एक ऐसे होते हैं, फॉल्स होते हैं, प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, इसलिए हम उसको सुडोपोडिया बोलते हैं। पैरामीशियम की बात करें तो उसके अंदर जो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहेंगे? सिलिया कहेंगे। यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर क्या होता है? फ्लैजेला। ओके,
फ्लैजेला तो ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर की बात करें तो फ्लैजेलम होता है, सीलियम होता है, सुडोपोडियम होता है। ओके, तो ये सारे हम प्लूरल की भाषा में यहाँ समझते हैं। जो भी हम किसकी बात करते हैं, जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमको वहां दिखाई देते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो हमें पता है, क्या हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं तो वो हमको किस फॉर्म में दिखाई देता है। देखो, अगर सेल है तो सेल के अंदर क्या हमको दिखाई देता है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देखो क्रोमोसोम होता है, बराबर है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, डीएनए के ऊपर क्या पाया जाता है, जीन। तो जीन, जीन एक जेनेटिक मटेरियल का बेसिक यूनिट रहता है, या हम क्या कह सकते हैं, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। इस प्रकार से हम जीन को समझ सकते हैं, बराबर है। देखो, तो सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और जीन, ठीक है। तो हमें पता है कि ये ऑर्गेनाइज होगा क्रोमोसोम में, बट ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है। यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते, तो हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो बहुत सारे सेल हमको एक जैसे दिखाई देते हैं। Plant and animal cells are different as the former possess cell wall, plastid and large central vacuole। अगर हम किसकी बात करें कि हमको डिफर करना है या कुछ बदलाव दिखाना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, तो कैसे हम दिखाएंगे कि प्लास्टिड होता है प्लांट सेल के अंदर, फिर बराबर है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेल वॉल होता है। तो ये कुछ विशेषताएं है किसकी, प्लांट सेल की। तो वही वो एब्सेंट होगा कहाँ, एनिमल सेल में। ओके, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ऑन द अदर हैंड, अगर हम फिर दूसरा बात करें कि क्या विशेषताएं है, तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, देखो सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल का काम क्या है, सेल डिवीजन करना। जो एनिमल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, उसका काम है सेल डिवीजन करना, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करना सेल डिवीजन के दौरान। इसलिए सेंट्रियोल का रोल बहुत महत्वपूर्ण है सेल डिवीजन में, जो कि रहते हैं एनिमल सेल में, तो ध्यान में रखना है। ओके, आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, और सेंट्रियोल सारे प्लांट सेल में हमें एब्सेंट दिखाई देता है। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट सेल की। ओके, हमको क्या देखना है कि प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से मटेरियल होता है। सबसे पहले हम बाहर से अंदर जाएंगे, देखो तो क्या होता है, सेल वॉल रहता है। तो सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। तो सेलुलोज भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल क्या करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, शेप प्रदान करेगा किसको, सेल को, बराबर है, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज है, ये बहुत तगड़ा रहता है, बहुत कड़क रहता है। कौन, सेल वॉल। तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, किसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, प्लांट या सेल वॉल को। सेल के अंदर वाली जो भी पार्ट्स है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा सेल वॉल, इसलिए सेल वॉल का बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। फिर हम दूसरी बात करें, उसके अंदर एक लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला होता है। ओके, तो धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं। तो फिर उसके बाद आएगा लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको ही हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको बहुत अच्छे से हम ध्यान में रख सकते हैं। चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर एक सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, या उसको हम बोल सकते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और उसका जो अलग मॉडल बनाया है उसका और एक नाम भी है, जिसको अलग नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कैसा, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो किसने डेवलप किया है, सिंगर एंड निकोलसन जी ने इन 1972। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, देखो तो इसका काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का भी कुछ तो फंक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल क्या करना, सेल के बाहर से कुछ अंदर लाना है, सेल के बाहर कुछ भेजना है, ये परमिएबल, उसको परमेबिलिटी प्रदान करना, परमिशन देना, कुछ चीजें को बदलना होगा, तो ये काम करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम चलते हैं, देखो कहाँ, साइटोप्लाज्म की ओर। कहाँ चलते हैं, साइटोप्लाज्म। हमें पता है कि मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस होता है, सेमी सॉलिड बोलते हैं, एक फ्लूइड लाइक होता है, जैसे हम जेली लाइक सब्सटेंस बोलते हैं, वैसा सब्सटेंस हमको कहाँ दिखाई देता है, सेल के अंदर, जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म।
फिर क्या होता है, देखो हम क्या बोल सकते हैं, राइबोसोम पता है हमें, राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। फिर है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड का एक टाइप है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और फोटोसिंथेसिस करने का काम ये करेगा, जो डिफर करता है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। अगर हम फिर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी का निर्माण करना, एनर्जी का निर्माण करना। ये भी हमको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा की बात करें तो वह हमको थोड़ा थोड़ा बेसिक रहता है, 11th में आए जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में हमको दिखाई देता है। फिर अगर हमको थोड़ा सा अंदर जाना है तो हमको यहाँ क्या दिखाई देता है, देखो ये है न्यूक्लियर एनवलप। तो हमने अभी देखा कि यूकैरियोटिक सेल को हम क्या बोलेंगे, कि न्यूक्लियर एनवलप क्या करेगा, उसको कवर करेगा जेनेटिक मटेरियल को, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। फिर बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो वो राइबोसोम बनाने का वहां कार्य करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, देखो पेरोक्सीजोम है, क्या है, पेरोक्सीजोम है, ये क्या करेंगे, कैटलाइज करेंगे एंजाइम को, ब्रेक डाउन करेंगे, जो भी खराब फूड मटेरियल रहेगा उनका ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन हमें करते हुए दिखाई देते हैं। सेल का भी जो फंक्शन है वो भी थोड़ा मेंटेन करने का काम करते हैं, इंटेग्रिटी। तो फिर है माइक्रोट्यूब्यूल भी हमें दिखाई देते हैं, सेल का साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर करने का काम माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं। एक पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर होते, रिजिडिटी प्रोवाइड किया जाता है, सेल डिवीजन के दौरान भी इनका काम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ओके, फिर अगर हम बात करें, देखो प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या है, देखो सेल में का जंक्शन है, क्या है, एक हम बात करें प्लाज्मोडेस्माटा तो दो सेल को ऐसे हम जोड़ देंगे, बराबर है, दो सेल में का जो भी कनेक्शन रहेगा उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल सैप का भी यहाँ क्या करेंगे, कन्वर्जन करने का काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोई सब्सटेंस को एक्सचेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, या दोनों के बीच में का कनेक्शन बनाने का जो भी काम करेंगे, एक चैनल के फॉर्म में वो होते हैं। साइटोप्लाज्मिक हम चेन बोल सकते हैं या चैनल बोल सकते हैं, उसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, और ये दो सेल में कनेक्शन करने का काम करता है, ये हमको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करें, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ही शॉर्ट में क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फुल्ली फॉर्म्ड एज SER। इसका काम है लिपिड का निर्माण करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। ओके, फिर अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER। अगर राइबोसोम उसके साथ अटैच होते हैं, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो उसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इन शॉर्ट RER। और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, इस प्रकार से हम लाइसोसोम को क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि ये क्या करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करता है, हमको ध्यान में रखना है। इस तरह से हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, अब हमको पढ़ना है एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है। ओके, तो देखो अगर हम बाहर से बात करें, कहाँ से, अगर हम बाहर से बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोविलाई भी हमको देखने को मिलता है। अब बात करें कि सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या करते हैं, देखो सेल डिवीजन की भी बात करेंगे हम, सेल डिवीजन के साथ क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म करने का काम करते हैं। ओके, इसको हमको ध्यान में रखता है। पेरियोक्सोम वहाँ भी होता है और यहाँ भी होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव का भी हमको काम करते दिखाई देते हैं। फिर लाइसोसोम है, जो भी सेल के अंदर खतरनाक सब्सटेंस है उनको बाहर निकालने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। ये सेल खुद, सेल को तो मारता ही है और खुद को भी खत्म कर देता है, इसकी वजह से हम इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, ध्यान में रखना है। राइबोसोम का काम हमें पता है कि प्रोटीन का निर्माण करने का काम करते, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने का काम करते, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं तो ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है। ओके, न्यूक्लियस है जो कि हम कंट्रोलर बोलेंगे सेल का। देन न्यूक्लियोलस RNA सिंथेसिस करने में काम आता है, न्यूक्लियर एनवलप है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER हम इसको बोल सकते हैं। गोल्गी एपरेटस,
गोल्गी एपेरेटस को कितने नाम से जाना जाता है? गोल्गी एपेरेटस को 3 नाम से जाना जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है, और क्या, गोल्गी एपेरेटस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हमको ध्यान में रखना है। अगर गोल्गी बॉडी का हम फंक्शन देखेंगे तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है कि वो क्या करेगा, जो भी सिक्रेट किए हुए सब्सटेंस है, मतलब प्रोटीन है, उसको पैक करने का काम, मॉडिफाई करने का काम गोल्गी बॉडी करता है, और ट्रांसफर करने का भी काम गोल्गी बॉडी करता है। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अगर हम बात करें देखो किसकी, प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, तो देखो क्या फीचर है। अगर शेप की बात करें तो प्लांट सेल में सेल का शेप फिक्स्ड रहता है। ओके, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर शेप। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इरेगुलर है, राउंड है, या इसको हम बोलेंगे ओवल शेप्ड है। सेल वॉल तो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर वो एब्सेंट है। अगर फूड स्टोरेज, अगर हम फूड स्टोरेज की बात करें प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर फूड स्टोरेज होता है सेलुलोज, और एनिमल सेल के अंदर होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन लीवर में और कहाँ स्टोर होता है, हमें बताओ। ग्लाइकोजन लीवर में और मसल सेल में स्टोर होता है। ये है फूड स्टोरेज का एग्जांपल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये दोनों भी हमको ध्यान में रखना है, बहुत इजी है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है। अगर वैक्यूल की बात करें, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सेंट्रल में रहता है, इसलिए प्लांट सेल वाला न्यूक्लियस थोड़ा साइड में प्रेजेंट रहता है। अगर हम किसकी बात करें, एनिमल सेल की बात करें, तो वहां वैक्यूल्स के साइज थोड़ा सा कम होता है, और वो वहां हमको कम मात्रा में दिखाई देते हैं, मतलब ज्यादा है। न्यूक्लियस कहाँ है, देखो सेंट्रल में वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। यूजुअली एनिमल सेल में हमको वो सेंट्रल में दिखाई देता है। ओके, अगर हम सेंट्रल की बात करें तो यूजुअली एब्सेंट है कहाँ, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में हमको सेंट्रल देखने को मिलता है। ये प्रेजेंट है, सेल डिवीजन में काम आता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने में काम आता है। लाइसोसोम बहुत कम रहते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं एनिमल सेल में, क्योंकि खराब सब्सटेंस को उनको खाना पड़ता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो कि सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको ध्यान में रखना है। हमको क्या ध्यान में रखना है, देखो हमको क्या ध्यान में रखना है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसको मॉडिफाई किया है कौन से साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन ने। इसकी वजह से जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये हमको ध्यान में रखना है। देखो, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950। ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जो भी डिटेल स्ट्रक्चर है, जब पढ़ाई की गई, जब हमें वहाँ क्या नहीं दिखाई देते थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस जमाने में थे नहीं, लेकिन 1950 की हम बात करें, उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर का वहाँ पढ़ाई कर चुके थे। ये हमको थोड़ा वहाँ ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से पढ़ पाए हैं। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in the human blood cells, उसको हम बोलेंगे रेड ब्लड कॉर्पस्कल को वहां स्टडी किया गया उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दिस स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। किससे बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किससे बनेगा, लिपिड और प्रोटीन से बनेगा। ये हमको ध्यान में रखना है, लिपिड और प्रोटीन से बनेगा। देखो, द मेजर लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। अब ये फॉस्फोलिपिड हम किसको बोलेंगे, देखो फॉस्फेट सब्सटेंस, जो फॉस्फेट है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, लिपिड के साथ अटैच हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। आल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के अंदर हमको अरेंज होते हुए दिखाई देते हैं, विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। अब पोलर हेड हमें पता होना चाहिए, और हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल। अब नाम में ही है हाइड्रोफोबिक, तो वाटर को हेट करेंगे। हाइड्रोफोबिक जो है वो हेट करेंगे, किसको, वाटर को हेट करेंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो हाइड्रोफोबिक को हम बोलेंगे वाटर को हेट करेंगे, और हाइड्रोफिलिक को बोलेंगे वाटर को लव करेंगे। देखो इनका रिलेशनशिप कैसा है, एक वाटर को हेट करेगा, वो बोलेगा आई हेट यू वाटर, दूसरे को बोलेगा आई लव यू वाटर। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। ये हमको ध्यान में रखना है।
कहाँ होते हैं? इनर पार्ट में होते हैं। दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। अब सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? हमें पता है कि जो भी हाइड्रोकार्बन कार्बन है उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्टेरॉल। तो हमको पता होना चाहिए ये मेम्ब्रेन जो है इनके अंदर और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी हमें होता दिखाई देता है, इसलिए हम उसको ध्यान से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि इसके अंदर हमको कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई देता है। ओके, अब देखो लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो हमको क्या मिल गया? मेम्ब्रेन अल्सो प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब उनके अंदर कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? प्रोटीन। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ग्लाइकोजन हम शुगर की बात करें तो वो किससे जुड़ेगा? प्रोटीन से जुड़ेगा। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको बोला जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमको ध्यान में रखना है। क्या बोला जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, the ratio of protein and lipid varies considerably in different cells। तो ये हर एक सेल के अंदर इसका रेशियो हमको डिफरेंट दिखाई देता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, देखो आरबीसी को भी हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का ही नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ये हमको ध्यान में रखना है। हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। अगर हम बात करें तो 52% क्या होता है? एरिथ्रोसाइट के अंदर प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है? लिपिड, या हम उसको वसा बोलते हैं, या और एक शब्द है उसको हम फैट बोलते हैं। ओके, depending on the ease of extraction membrane protein can be classified इंटेग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। अब इंटेग्रल प्रोटीन हमको दिखाई कहाँ देते हैं? देखो इंटेग्रल प्रोटीन की हम बात करें तो हमको कहाँ दिखाई देते हैं? जो भी फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फोलिपिड के लेयर के अंदर कहाँ दिखाई देते हैं? विद इन फॉस्फोलिपिड के अंदर हमको इंटेग्रल प्रोटीन दिखाई देते जो अटैच रहते हैं उसके साथ। ओके, और फिर अगर हम किसकी बात करें? पेरिफेरल प्रोटीन। इसकी बात करें पेरिफेरल प्रोटीन की, अगर हम बात करते हैं तो हमको ये सरफेस के ऊपर वहां ऊपर दिखाई देते हैं। देखो पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन दी सरफेस। हम पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें तो सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं, और इंटेग्रल प्रोटीन्स की बात करें तो पार्शियली और टोटली ब्यूरिड इन दी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अंदर आधे हमको एम्बेड होते दिखाई देते हैं या पूरे हमको एम्बेड होते हुए वहां दिखाई देते हैं। अब डायग्राम की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर डायग्राम की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? देखो कोलेस्ट्रॉल तो पता है कि फ्लूइडिटी मेंटेन करने का काम करेगा। इंटेग्रल प्रोटीन देखो खचाखच भरा हुआ इसके अंदर दिखाई देता है, मेम्ब्रेन के अंदर ही एम्बेडेड होते दिखाई देता है। शुगर है, ये शुगर भी इसको क्या करेगा? सेल टू सेल कनेक्ट करने का काम करता है। पेरिफेरल प्रोटीन ये कहाँ होता है? सरफेस के ऊपर हमको दिखाई देता है। ओके, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, मतलब देखो फॉस्फेट भी है और हमको क्या दिखाई देता है? फॉस्फेट प्लस लिपिड, इनका बायलेयर हमको वहां होता दिखाई देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? फॉस्फोलिपिड बायलेयर तो है ही, और प्रोटीन का भी वहां हमको लेयर दिखाई देता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो इंटेग्रल भी प्रोटीन है और पेरिफेरल भी प्रोटीन है। अगर सेंटर से दूर जाओगे तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, जो सरफेस के ऊपर रहेगा। जो अंदर खचाखच भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे इंटेग्रल प्रोटीन। कोलेस्टेरॉल भी उसके अंदर हमको दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक यही पढ़ा। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो पहला क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? राइबोसोम आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो राइबोसोम और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए और प्रोटीन का भी कुछ काम नहीं, लिपिड का भी कुछ काम नहीं है। इसका आंसर क्या है? देखो आरएनए और प्रोटीन हमको कौन बनाता दिखाई देता है? राइबोसोम किससे बनते हैं? आरएनए और प्रोटीन। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर फिर हम आगे चले जाएंगे, देखो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम आर। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन से प्रकार का होता है? बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन होता है, किस प्रकार का होता है? देखो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है 70S। 70S कैसे बनता है? 50S प्लस 30S
ए कितना होता है 70s, फिर बोलोगे 50 + 30 तो 80 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ स्वेडबर्ग क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है, जो क्या नहीं रहता, वो एडिटिव नहीं होता है। इसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमको जो राइबोसोम जो दिखाई देता है वो कितना रहता है 70s। तो इसका आंसर हो गया 70s। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, आपको समझ में आया? ये भी आपको बताना है। अगर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखो 70s राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, जो 70s वाला स्वेडबर्ग यूनिट वाला राइबोसोम है किससे बनेगा? अगर देखो हम बात करते हैं जनरली 50 + 30 कितना होता है 80 होता है, बट यहाँ हम किसका यूज करते हैं, स्वेडबर्ग नामक जो साइंटिस्ट थे वो हम यूज करते हैं। ये क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। तो ये क्या नहीं रहता है, एडिटिव नहीं रहता है। इसकी वजह से 50s + 30s इसको हम बोलते हैं 70s। ये हमको ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 50s + 30s, ये हमको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, राइबोसोम आर दी साइट ऑफ रेस्पिरेशन होगा क्या? नहीं होगा। राइबोसोम में फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो क्लोरोफिल का काम है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं करेगा, काम राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम कौन करेगा, राइबोसोम करेगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 70s राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है देखो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, एक क्वेश्चन हमको बहुत बार पूछा जाता है। कैसे ध्यान में रखे, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात हो रही है तो उसके साइटोप्लाज्म में हमको, उसके साइटोप्लाज्म में एटीएस टाइप राइबोसोम पाया जाता है। अगर हम उसके माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसके अंदर हमें 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एटीएस होता है यूकैरियोटिक सेल में, और 70s माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये हमको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो कि राइबोसोम अटैच किसके साथ, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड एज। अगर राइबोसोम अटैच हो जाते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो हम फ्री तो नहीं बोल सकते, पॉलीजोम तो नहीं बन सकते, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर अगर बहुत सारे होते हैं तो उसको हम पॉलीजोम बोलते हैं। मेसोजोम को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो फोल्डिंग मेम्ब्रेन रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसको हम मेसोजोम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बाउंड राइबोसोम। ये हमको ध्यान में रखना है। आपको भी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर वहां डालना है, जो भी रहेगा ABCD, जो भी EFG मत डालना, क्योंकि ऑप्शन डी तक ही सीमित है। ओके, इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली, अब क्या है देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस तो है नहीं, जेनेटिक मटेरियल तो है नहीं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग भी स्ट्रक्चर नहीं है, हमने पढ़ा है ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस रिजर्व मटेरियल है। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडी का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है हमको लिखना है। देखो अब न्यूक्लियस तो है नहीं, गोल्गी बॉडी भी नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है, क्या एग्जाम्पल है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है, फिर हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी है, और क्या है हम बता सकते हैं साइनोफाइसिन भी है। तो अगर इसमें से कोई भी हमको पूछा जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल क्या है, ये हमको ध्यान में रखना है। देखो इंक्लूजन बॉडीज आर मेनली एसोसिएटेड विद, तो ये किससे एसोसिएट रहेगा, देखो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन का इसका कोई लेना देना नहीं है, सेल डिवीजन नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, ये किससे रिलेट करता है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल, जो कि इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में रहते हैं, हमें पता है ग्रैनुल्स के फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म में। आपको आंसर लिखने हैं कमेंट में, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमको कथन करना है। तो देखो दे ऑकर इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी बराबर है, दे कैन कंटेन फॉस्फेट रिजर्व, हमको इनकरेक्ट वाला बोलना है। तो ये देखो ये भी करेक्ट है,
दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, ये नहीं है, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। इसलिए हम देखो ये तो बराबर है, देखो ये भी बराबर है, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी सारे इंक्लूजन बॉडीज को करेक्ट बताते हैं। अगर गलत कौन बताता है तो वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, तो मेम्ब्रेन बाउंड वो है नहीं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का हमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है, तो क्या है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये है नहीं। एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी नहीं है। 70s, ये भी नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल कवर किया जाता है। क्या कवर किया जाता है? जेनेटिक मटेरियल कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो इसलिए हम इसको प्योर वाला यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल इज मेनली प्रेजेंट इन, राइबोसोम में तो होगा नहीं, गोल्गी एपैरेटस में भी नहीं होगा, लाइसोसोम में भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ये कहाँ होगा? ये न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देता है, हमने देखा है। देखो सेल, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन होता है। तो हमको कुछ भी क्वेश्चन पूछे, जीन इज प्रेजेंट इन, हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो कोई भी क्वेश्चन हमको पूछा जाए तो ये जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा ये किसके अंदर रहेगा? जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर रहेगा? जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये हमको ध्यान में रखना है। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर देने का काम कौन करता है ये बताना है। तो राइबोसोम भाई प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। गोल्गी बॉडी क्या करेगा? वो पैकेज करेगा, जो भी मटेरियल बना है वो बनाने का काम करेगा। लाइसोसोम दूसरों को खाने का काम करेगा, खराब वाले सेल का। इसका करेक्ट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाएगा, किसके फॉर्म में? एडेनोसाइन एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनाएगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा? 38। फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान में रखना है हमें। ओके चलो नेक्स्ट, द राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब देखो कि हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, कौन से? यूकैरियोटिक सेल की। तो उसके साइटोप्लाज्म जो है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर तो रहेगा एटीएस, बट अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया या हो क्लोरोप्लास्ट, तो उनके अंदर हमको दिखाई देते हैं 70s, ये हमको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एटीएस, एस का फुल फॉर्म है स्वेडबर्ग यूनिट बोला जाता है। Which of the following organelle has its own DNA? अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है कि उसको खुद का डीएनए है, वो खुद की कॉपीज बना सकता है? तो देखो गोल्जी एपैरेटस तो है नहीं, लाइसोसोम भी नहीं बना सकता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बना सकता, तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, उसको अपना खुद का डीएनए है, ये हमको पता है। Which structure is present in plant cell but generally absent in animal cell? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, तो ये नहीं हो सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं हो सकता, राइबोसोम भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या है? देखो प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल, तो सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। ओके ध्यान में रखना है। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये क्या डिस्क्राइब करता है? देखो सेल वॉल नहीं करता है, न्यूक्लियस नहीं करता है, राइबोसोम नहीं करता है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने प्रपोज किया था? सिंगल एंड निकोलसन जी ने। कब? 1972 में। तो ये हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलो, which organelle is mainly involved in the modification, packaging and secretion of प्रोटीन, ये हमको ध्यान में रखना है। देखो न्यूक्लियोलस का तो काम है, हमने बताया कि जो भी क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, आरएनए वगैरह बनाने का काम करते, तो ये तो गलत है। एटीपी बनाने का काम करेगा, ये दूसरों को खाने का काम करेगा। तो देखो गोल्गी एपैरेटस का काम क्या है? क्योंकि इसको क्या बोला जाता है? गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है, और
गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा सब्सटेंस को, उसके अंदर अपना कुछ सिक्रेशन डालेगा और पैकेज करके भेज देगा जहां भी सेल को जरूरत होगी। गोल्गी बॉडी का काम क्या है, वो जहां जहां सेल को जो जो जरूरत है, अगर प्रोटीन बना है तो उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, अपने कुछ सिक्रेशन उसके अंदर डाल देगा, मतलब हार्मोन्स वगैरह होगा और अच्छे सा सब्सटेंस बनाएगा, पैक करके दूसरे सेल को देने का काम करेगा। इसलिए ये हम किसका फंक्शन बोलते हैं, गोल्गी बॉडी का, ये हमको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन अगर हम बात करें, देखो आउटर मेम्ब्रेन भी होता है और इनर मेम्ब्रेन भी होता है। कितने मेम्ब्रेन हो गए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। शॉर्ट में बोलो ओम एम। ओके, ये ध्यान में रख सकते हैं। ओम मीन्स आउटर मेम्ब्रेन, इन मीन्स इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो देखो लाइजोसोम तो नहीं होता है, क्या बोला है कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो ये तो है ही नहीं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसके अंदर भी नहीं है। होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन क्यों बोला है, क्योंकि इट इज सिंगुलर, और ये दूसरा वाला क्या है, हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्लूरल होगा उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और सिंगुलर होगा तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, ध्यान में रखना है। अब देखो जो इनर मेम्ब्रेन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो फोल्डिंग होता है, क्या होता है, फोल्डिंग करता है। तो इससे फोल्डिंग करने से क्या बनता है, क्रिस्टी बनता है, हमको ध्यान में रखना है। कौन से, अगर हमको क्या ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है कि वो डबल मेम्ब्रेन होती है, तो उसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ प्लूरल। अगर सिंगुलर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियन है, उसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन शॉर्ट में ओम, इनर मेम्ब्रेन इम। इनर मेम्ब्रेन ही फोल्ड हो जाता है और उसे क्या बन जाता है, क्रिस्टी बन जाता है, और ये एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमको ध्यान में रखना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, तो कौन सा स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये तो है लाइसोसोम भी हमने अभी देखा। राइबोसोम ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, ये हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। द न्यूक्लियोलस इज मेनली एसोसिएटेड विथ, अब न्यूक्लियोस किससे काम करेगा, देखो प्रोटीन का डाइजेशन तो नहीं करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन तो नहीं करेगा, लिपिड का सिंथेसिस भी नहीं करेगा, तो देखो न्यूक्लियोलस का काम क्या है, राइबोसोम का निर्माण करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियोलस, ध्यान में रखो। अब बात करते हैं विच ऑर्गेनेली कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब देखो गोल्गी एपरेटस के अंदर तो ऐसे कोई एंजाइम नहीं होते हैं, सेंट्रोजोम में भी नहीं होते, राइबोसोम में नहीं होते हैं, तो किसके अंदर होते हैं, लाइसोसोम। क्या होते हैं, देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसको क्या बोल सकते हैं हम, हाई अलूरिनेडेज, हाई अलूरिनीडेज ऐसा हम बोल सकते हैं, एक ऐसे एंजाइम से हाइड्रोलाइटिक। तो ये हमको पता है कि एक्रोजोम में भी पाया जाता है, स्पर्म का जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है वह हमको क्या दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है लाइसोसोम। इसके अंदर ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब क्या करेगा, देखो सेल के अंदर के पार्ट को वो खा जाता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में काम आता है, ये दूसरों का खाने का काम करता है, दूसरे सेल को भी खाएगा, खुद भी मर जाएगा, इसलिए लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग, ये हमको ध्यान में रखना है। लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इसलिए वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर पाते हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली एसोसिएटेड विथ, अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये राइबोसोम का फॉर्मेशन नहीं करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, लिपिड का सिंथेसिस करेगा। आपको कमेंट में हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और आपके कितने बराबर आते हैं वो भी हमको वहां लास्ट में लिखना है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER शॉर्ट में बोलते हैं, अपियर्स रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, रफ क्यों होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होते हैं,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होते हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है, देखो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये हमको ध्यान में रखना है। क्यों रफ बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखो कि क्या है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इसका आंसर है। आपको आंसर्स लिखने हैं, आपको इसके आंसर्स देने हैं, जो भी क्वेश्चन है आपके कितने बराबर आते हैं वो भी वहां लास्ट आपको फाइनल लिखने हैं। देखो विच कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच, अब यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन हमको करेक्टली मैच होता हुआ दिखाई देता है, देखो आपको कमेंट करके बताना है कि राइबोसोम एटीपी का प्रोडक्शन करेगा ना, लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन ठीक है, गोल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा क्या, नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन पैक करेगा, नहीं करेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको देना है, ओके, और शेयर भी करना है। विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है कि जहां दोनों में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल तो नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा, होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ कहाँ रहेगा, प्लांट सेल के अंदर रहेगा, ये भी कहाँ होगा, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगा, ये भी कहाँ होगा, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, और प्लांट सेल का फीचर क्या है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, देखो सेल वॉल तो है ही, सेंट्रियोल वहां नहीं होता है, हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ये हमको ध्यान में रखना है, क्या होता है उसके अंदर, देखो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सेल वॉल भी होता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड सी। Which structure is commonly found in animal cells but generally absent in higher plants, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि कहाँ पाया जाएगा, एनिमल सेल के अंदर पाया जाएगा और जनरली एब्सेंट कहाँ रहेगा, हायर प्लांट्स में। तो देखो राइबोसोम तो होते ये नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, तो देखो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल का फंक्शन तो हमें पता है क्या, सेल डिवीजन, और क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने का काम कौन करते हैं, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल जनरली प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल इज, क्या करेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसका काम क्या है प्लांट सेल के अंदर, देखो डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा नहीं, एटीपी का निर्माण भी नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर, तो सेल के अंदर के जो भी पार्ट्स है उसको क्या मेंटेन करने का काम करेंगे, जिसे हम सेल सैप बोलते हैं। देखो द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज, रेस्पिरेशन होगा क्या, नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, काइटिन नहीं रहेगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन तो बैक्टीरियल सेल वॉल के होता है, ग्लाइकोजन एनिमल सेल में कहाँ होता है, हमारे मसल में और लीवर में होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेलुलोज। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर जनरली लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ऐसा नहीं होता है, एब्सेंट भी नहीं होते हैं, इनसाइड मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं साइज में और टेम्पररी पर्पज के लिए होते हैं। विच स्ट्रक्चर गिव्स प्लांट सेल रिजिडिटी एंड डेफिनाइट शेप, क्या देने का काम करेंगे, रिजिडिटी एंड डेफिनाइट शेप, तो देखो सेल वॉल देगा क्या, यस रिजिडिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि प्लांट सेल के बारे में बोला है, तो राइबोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगा और न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। फिर विच सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, तो कौन सा होता है, देखो तो क्लोरोप्लास्ट सेल प्लांट में रहेगा, तो ये नहीं है, ये भी प्लांट में रहेगा, ये भी प्लांट में, इसका आंसर क्या रहेगा, गोल्गी एपरेटस हमको दोनों में दिखती है। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ये भी हमको बताना है, देखो फिर से क्वेश्चन है नया कि विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ये भी हमको कमेंट करके बताना है। देखो कि प्लांट सेल सेल वॉल प्लस क्लोरोप्लास्ट ये है, एनिमल सेल सेल वॉल प्लस क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल सेंट्रियोल और क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन एनिमल सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और सेल वॉल, ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट होगा। ओके, तो आपको इसके बारे में बताना है और कमेंट में इसका आंसर भी लिखना है।
देखो द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो किससे बनेगा, देखो सेलुलोज बोला है, नहीं होगा ना, सेलुलोज होगा क्या, ये नहीं होगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बोला है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, देखो लिपिड और प्रोटीन होते हैं, स्टार्च लिपिड नहीं होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भी नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हुक जी, नहीं हो सकते, सेल को डिस्कवर किया इन्होंने, सेल थ्योरी मांडी है वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या किया है, क्या किया है वॉटसन और क्रिक ने, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया है। इसका आंसर क्या होगा, सिंगर एंड निकोलसन, ये हमको ध्यान में रखना है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बताया है। Which component makes the plasma membrane selectively permeable, कौन बनाता है, ना न्यूक्लियस बनाएगा, ना साइटोप्लाज्म बनाएगा, ना सेल वॉल बनाएगा, कौन बनाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ध्यान में रखना है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनर्जी, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहे तो वहां एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो विच प्रोसेस रिक्वायर्स एटीपी। अब देखो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट मूवमेंट करता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हमें पता है, इसलिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की, इसलिए ये कहा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। फैसिलिटेड डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज, क्यों होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन ए बदला क्यों है, या इनके अंदर क्या डिफरेंस है, देखो रिक्वायर्स एटीपी का कोई संबंध है नहीं, क्या है, ऑकर्स ओनली इन प्लांट सेल, ये भी नहीं है, मूव्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ऐसा भी नहीं है, ये जनरली क्या करते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है कि वो मेम्ब्रेन प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उनके अंदर हमको डिफरेंस दिखाई देता है। देखो देखो अगर क्या बोला है कि अपटेक ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स बाय द सेल, इसको क्या कहेंगे, देखो अगर सॉलिड फूड पार्टिकल अगर क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस, मतलब इस आंसर क्या होगा इसका, फैगोसाइटोसिस, ये हमको ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर हम बात करें तो देखो कि अपटेक ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज, अगर लिक्विड ड्रॉपलेट करेंगे या लिक्विड को एनगल्फ करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, ये हमको ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या है, पिनोसाइटोसिस। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है कि अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस बोलेंगे और सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, जो सेल अपटेक करेगा, ये हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, देखो रिलीज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सेल थ्रू वेसिकल्स इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस, अगर सेल क्या करेगा, कुछ भी आउटसाइड को रिलीज करेगा, आउटसाइड को रिलीज करेगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, और सेल के अंदर कुछ आएगा, सेल के अंदर कुछ आएगा बाहर से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस, ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखो रिलीज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सेल थ्रू वेसिकल, इसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, अगर सेल के अंदर आने वाले पार्ट को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने क्या पढ़े हैं, देखो हमने क्या पढ़े हैं अभी तक, हमने पढ़ा है क्या कि प्लांट सेल पढ़ा, पॉलीजोम पढ़ा, राइबोसोम के बारे में पढ़ा, एनिमल सेल पढ़ा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा, और हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, लगभग हमने 45 क्वेश्चंस इस सेशन में किए हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने आंसर आते हैं आउट ऑफ 45, आउट ऑफ 45 आप कितने करेक्ट कर पाए, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ऐसे ही हम बहुत सारे PYQ और जो भी बेसिक्स रहेंगे सेल के ऊपर जो भी क्वेश्चन, वो हर एक संडे को हम वहाँ कंडक्ट करने वाले हैं, मतलब आपको वो देखने को मिलेंगे। ओके, फिर ऐसे ही सेशन फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए ये जो अभी वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी 11th का स्टडी करते हैं या 19th का भी स्टडी करते हैं, तो उनको बेसिक कवर करने के लिए इसका फायदा होगा, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहो। ओके, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।